हाँ जी, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? चलिए साहब, तो देखिए जो हमारा टॉपिक थी उसका नाम था WC एस्टिमेशन। अब हम WC एस्टिमेट करना शुरू किए तो हम क्या सीखे कि एक एक आइटम को हम कैलकुलेट कर लें। क्योंकि WC क्या है सर जी? करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो हमारा जो सेटअप है, तरीका है, वो ये है कि हम एक एक आइटम को कैलकुलेट करेंगे। हम स्टॉक को निकालेंगे, हम डेटर्स निकालेंगे, हम कैश बैलेंस ना दी होती है, बट कभी कभी वो बदतमीजी दिखा जाता है, कहते निकालो। जैसे इक्वेशन में आपको याद है, बोला कैश बैलेंस इज 5% ऑफ द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो ग्रॉस का 5 है, बाकी का निकाल लिया मैंने, उसका 95.5 करके कर दिया। और भी बदतमीजी दिखा सकता है क्वेश्चन का तो मन है बेटा, उसकी बदतमीजी की कोई लिमिट नहीं है भाई, वो किसी भी लेवल पर जाके बदतमीजी कर सकता है। लेकिन ना जनरली जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं असाइनमेंट में, वही लेवल रहता है, तो और ज्यादा कैश में नहीं है प्रॉब्लम। अब देखो भैया, जब हम स्टॉक को निकालते हैं तो एक तो हमारा यूनिट वाला चलता है मामला, तो एनुअल प्रोडक्शन इनटू पीरियड, रॉ मटेरियल में रॉ मटेरियल का WI, तो यूनिट्स आ जाते हैं। अब मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट, तो जब मैं अमाउंट से मल्टीप्लाई करता हूं बेटा, तो सिंपली जैसे रॉ मटेरियल है तो उसकी अमाउंट से कर दिया, WIP है तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट पर होगा, यानी रॉ मटेरियल भी जुड़ेगा, वेजेस भी जुड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ओवरहेड भी जुड़ेगा। अब उसमें परसेंटेज का चक्कर रहता है। तो देखिए क्वेश्चन कुछ ना कुछ कहता है, आप ये मत सोचिए कि वो बताएगा ही नहीं और आपको परेशान करेगा, बताएगा। नहीं बता रहा है तो लेट मी अस्यूम 100%, और नोट दे दूंगा कि भाई इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन WIP यूनिट्स हैज बीन टेकन एज 100% कंप्लीट। अब वो बता रहा है अपनी कि भाई रॉ मटेरियल इतने परसेंट है, वेजेस इतनी है, लेबर उतनी है, तो वो उस हिसाब से कर लेंगे। सर एक लाइन वो लिखता है, जैसे क्वेश्चन 6 में लिखी है कि प्रोडक्शन साइकिल इंडिकेट्स दैट मटेरियल्स आर इश्यूड इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोडक्शन साइकिल, wages and overhead accrue evenly throughout the period of cycle. Materials are issued in beginning और wages and overhead accrue evenly over the production cycle. इसका मतलब मटेरियल 100 है और वेजेस ओवरहेड, भाई क्या लिख रहा हूं मैं, 50 है। जो चीज देखो बिगिनिंग में लग गई भाई, वो तो पूरी कंप्लीट है ना। ऑल द यूनिट्स इन WIP, बिकॉज मटेरियल शुरू में इशू हो रहा है तो वो तो 100% हो गए। वेजेस ओवरहेड ग्रेजुअली लग रहा है, इवनली लग रहा है, दिन में लग रहा है, तो ऑन एवरेज इट इज 50। तो इस बात का ये मीनिंग होता बच्चों। फिनिश गुड्स का जब आप वैल्यूएशन करोगे भैया, तो आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लोगे, मटेरियल लोगे, वेजेस लोगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एक्सपेंस, ओवरहेड लोगे, लेकिन सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन मत लेना। सर स्टॉक के वैल्यूएशन में सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन कब से जुड़ने लगे? नहीं जुड़ते हैं, नहीं लेंगे। ओके। और फिनिश गुड्स तो बाई 100 ही होगी ना, 100% नहीं है तो फिनिश कहाँ है? ओके।
अब जब आप डेटर्स का वैल्यूएशन करोगे, सर हाँ एक और चीज, आपको डेप्रिसिएशन को कॉस्ट में से एक्सक्लूड करना है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट है भैया कैश कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कैश कॉस्ट कॉन्सेप्ट पर हम लोग WC एस्टिमेशन करते हैं, यानी कि जो कॉस्ट हमारी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है, जो कॉस्ट का हम पेमेंट कर रहे हैं, वही तो कॉस्ट हमको रिक्वायर्ड है भाई, बाकी तो बनने जरूरत ना है। सर डेप्रिसिएशन के लिए मुझे सर पेमेंट थोड़ी करनी पड़ेगी, वो तो पहले ही हो चुकी है एसेट जब खरीदी थी, तो अब तो नोशनल फिगर है डेप्रिसिएशन की। हम WC एस्टिमेशन क्यों कर रहे हैं? हम WC एस्टिमेशन आप बताओ क्यों कर रहे हैं? बताओ सोचो। ओके, दो बातें मन में आ सकती है। पहला कि सर क्वेश्चन कहता है इसलिए करते हैं, सर नंबर चाहिए हमको, पास होना है। बात तो सही है बेटा, लेकिन ना दूसरी बात जो मन में आई वो ये आई कि सर हमको फंडिंग करनी है, हमको उतने पैसे का अरेंजमेंट करना है। सर इफ आई एम गोइंग फॉर ए बिजनेस और मेरे को वहाँ सर फिक्स्ड एसेट वगैरह में 1 करोड़ रुपया लगेगा, तो वो पैसा अरेंज करूँगा मैं। WC में 50 लाख लगाना है, तो बेटा वो भी तो अरेंज करना पड़ेगा ना। वो पैसा कहाँ से लगाओगे? खाली लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, स्टॉक, फर्नीचर खरीद के थोड़ी बिजनेस करेंगे। सर स्टॉक भी तो खरीदना पड़ेगा। प्रोडक्शन साइकिल करोगे तो उतने समय तो पैसा लगाना पड़ेगा। डेटर्स को उधार दोगे तो पैसा लगाना पड़ेगा ना। सर वो भी तो इन्वेस्टमेंट है। तो जितनी रिक्वायरमेंट है, आई विल अरेंज दैट मनी फ्रॉम समवेयर। अब वो सब काम तो नहीं करना है, तो रिक्वायरमेंट तो यार कैश कॉस्ट की है ना। तो जो आपका कॉस्ट का पार्ट है उसमें ध्यान से देखो, अगर डेप्रिसिएशन शामिल है एक्सक्लूड कर दो, उसको मत लो। ओके सर। बेटा अब जब आप डेटर्स का वैल्यूएशन करोगे, क्या करोगे? डेटर्स, तो उसमें आपने फिर कैश कॉस्ट पे लेने हैं, लेकिन इस बारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं लेनी है। इस बारी आपको सारी कॉस्ट लेनी है, इंक्लूडिंग सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, क्योंकि जो सेल्स हुआ माल उस पे तो वो भी लगाए। सर वो भी तो कॉस्ट का पार्ट है, वो भी तो कैश में देना पड़ता है मेरे को। स्टॉक के वैल्यूएशन में नहीं लूंगा मैं सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन को, बट डेटर्स में लूंगा। ओके, तो स्टॉक्स हो गया, डेटर्स हो गया, कैश हो गया, करंट एसेट हो गई। अब लाइबिलिटीज में आपका रहता है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स आर रिलेटेड टू परचेज। तो जनरली रॉ मटेरियल पे ही होता है, और जो हमारा प्रोडक्शन है हम उतनी परचेज मानते हैं। सर आई रिपीट, जो हमारा प्रोडक्शन है उतने यूनिट हम परचेज मानते हैं। देखो टेक्निकली जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है वो कंजम्पशन पे निकलेगा, और जो आपका क्रेडिटर्स है वो परचेज पे निकलेगा, लेकिन दोनों को हम सेम मानते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर मान लो किसी क्वेश्चन में लिखा है कि न्यू बिजनेस है, क्या है? न्यू बिजनेस, एक कंपनी न्यूली कमेंसिंग बिजनेस, ऐसे करके ना क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो रोक लेना उसको। ये क्वेश्चन बहुत ही डेंजरस है। हाँ, ये खतरनाक किस्म का सवाल है, जानलेवा। इसकी सारी फिगर्स अलग हैं। रॉ मटेरियल का स्टॉक अलग यूनिट्स पे निकलेगा, WIP का अलग यूनिट्स पे निकलेगा। सर रॉ मटेरियल 2 महीने है, WIP 1 मंथ है। हम क्या करते थे? एनुअल प्रोडक्शन इंटू 2/12, एनुअल प्रोडक्शन इंटू 1/12। लेकिन रुक जाओ, अगर नया बिजनेस है बेटा तो रॉ मटेरियल 2/12 तो होगा, परंतु यूनिट्स अलग होंगे। WIP 1/12 होगा, परंतु यूनिट्स अलग होंगे। सर जी क्रेडिटर्स के यूनिट्स अलग होंगे, डेटर्स के यूनिट्स अलग होंगे, तो बहुत खतरनाक है।
वी विल डिस्कस दिस लेटर। करेंगे ना, अभी तो हम लोग शुरुआत किए हैं, हम जाएंगे न्यू बिजनेस पे भी, बट ये समझ लो भाई बहुत डेंजरस है, वेरी डेंजरस। ओके, फिलहाल क्रेडिटर्स हो गए। अब ना क्वेश्चन कहते हैं एक्सपेंसेस में लैग इन पेमेंट है। लैग माने डिले। तो 15 दिन का है तो टोटल वेजेस उठाओ 15/360 करो, 65 करो। क्वेश्चन कभी कभी 360 कह देता है, नहीं तो 365 तो बाई डिफॉल्ट लेने ही है हमको। सर ओवरहेड आउटस्टैंडिंग है वो चिपका दिए हमने। अभी क्या होता है कि कभी कभी प्रीपेड बोल देता है कि ये वाला आइटम प्रीपेड है, तो उसका प्रीपेड का अमाउंट निकालो और करंट एसेट में डालो। सर आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटी में, प्रीपेड है तो एसेट में, उसको एसेट में डाल दो, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, वर्किंग कैपिटल आ जाएगा आपका। फिर वो कभी कभी कहते हैं प्रोविजन करना है कंटिजेंसी का। तो प्रोविजन माने कि देखो क्योंकि सब एस्टिमेटेड है ना, तो हो सकता है रिक्वायरमेंट कभी कम हो जाए कभी ज़्यादा हो जाए, तो इट इज़ बेटर टू हैव सम मोर WC। तो जो नेट अमाउंट निकली है आप उस पर 10% 20% प्रोविजन जैसा क्वेश्चन कहेगा करो। और लैंग्वेज ध्यान से पढ़ोगे बेटा कि प्रोविजन में 10% तो बोल रहा है, किस चीज़ का 10 बोल रहा है वो ध्यान से देखो। और खाली उसने ये कहा 10% प्रोविजन कंटिजेंसी, तो करंट एसेट माइनस लाइबिलिटी नेट अमाउंट, इस नेट अमाउंट का 10 कर दो, सीधे सीधे इसका 10 कर लो, टोटल 110 हो जाएगा। कुछ और बड़बड़ आ रहा है कि भाई 10% इंक्लूडिंग सच प्रोविजन, तो इसका मतलब ये 100 प्रोविजन 10 और ये 90, फिर 10/90 करो। वो ध्यान से लैंग्वेज देखना, कुछ नहीं कह रहे तो नेट अमाउंट का 10 करना है। ओके चलिए, तो ये था एक बार ही हमारा सर जस्ट रिवीजन ऑफ द थिंग्स विच वी हैव डन इन अर्लियर क्वेश्चंस। तो अभी तक हमने कर लिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 तक। क्वेश्चन 6 भी बेटा इसी लाइन पर मेरे को दिख रहा है, तो मैं सोचता हूँ 6 आपको दे दूँ, है ना, आप ट्राई कर लो, नहीं होगा मैं करा दूंगा। अब मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों। ये सवाल एग्जाम में आने वाला सवाल है। अब देखो ये तो मैं नहीं कह सकता बेटा कि आपके अटेम्प्ट में आएगा या आपके आर्टिकल्स के अटेम्प्ट में आएगा, बट ये मैं कह सकता हूं आएगा जरूर, आएगा जरूर। तो ध्यान से करिएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्वेश्चन डिफरेंट थीम पर है और भाइयों यदि हम ध्यानपूर्वक करेंगे तो मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। चलिए देखते हैं। भाई सेल्स का ना फिगर दिया हुआ है 90 लाख और कह रहा 3 महीने का उधार है। मटेरियल कंज्यूम्ड 22,50,000, 1.5 मंथ का उधार है। वेजेस पेड 18 लाख, 1 मंथ का उधार है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, 1 मंथ इन एरियर ब्रैकेट में लिखा उसके 2 लाख की अमाउंट दी है मेरे को। टोटल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द ईयर 1 मंथ इन एरियर वाली बात ऊपर से आ गई, 6 लाख है। सेल्स प्रमोशन क्वार्टरली इन एडवांस, कोई दिक्कत नहीं है जी, एडवांस प्रीपेड हो जाएगा जी। और सर जी फिर 2 मंथ का फिनिश गुड्स है, 1 मंथ का रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है, कैश बैलेंस सर 2,50,000 है, 5% सेफ्टी मार्जिन है, रिक्वायरमेंट कैश कॉस्ट बेसिस पे बतानी है, WIP को इग्नोर करना है। ओके तो बेटा सॉल्यूशन इधर करेंगे, जरा सा फिगर्स का एनालिसिस करते हैं जरा सा। देखो भाई सेल्स है 90 लाख, मटेरियल है बेटा 2250 या यस सर। फिर जो वेजेस है वो है 18 लाख।
फिर एक लाइन छोड़ दिया मैंने, मैन्युफैक्चरिंग है, चलो पहले वो लिख लेते, मैन्युफैक्चरिंग बोलो बेटा कितना है, देखो 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 सर एक बार क्वेश्चन देखो प्लीज, मैन्युफैक्चरिंग देखो तो सही बेटा, देखो तो सही क्वेश्चन में क्या लिखा है, वहां लिखा है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, अमाउंट में लिखा है 2 लाख, लेकिन ना बदतमीजी दिखा गया यहाँ पे, और बोलता है मैन्युफैक्चरिंग आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। भाई 2 लाख इंटू 12, सर रीड द लैंग्वेज, क्या बोल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, सो इट इज नॉट द एनुअल फिगर, ये तो आउटस्टैंडिंग वाली अमाउंट है, और 1 मंथ इन एरियर है, यानी 1 महीने का अमाउंट है, 12 महीने का अमाउंट इज 24 lakhs, दिस वन। ओहो धोखा, हाँ सर इसी को धोखा कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 6 लाख, बेटा एक लाइन आप छोड़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन सर जी 6 लाख है, 6 लिख लो, सेलिंग ओवरहेड, भाई किसी और में धोखा नहीं है, आप पढ़ लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, धोखा किसी में नहीं है, 12 लाख। अब देखिए क्वेश्चन ने नीचे हल्के से कहा कि जो प्रोडक्ट हम बेचते हैं उसमें हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 25% है, अज्यूमिंग डेप्रिसिएशन एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो यही है, और ग्रॉस प्रॉफिट 25 है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुड बी 75। भाई यदि मेरा सेल्स 100 है तो ग्रॉस प्रॉफिट 25 है, यानी कॉस्ट 75 है। बेटा ग्रॉस प्रॉफिट तो ट्रेडिंग अकाउंट में निकलता है, ये दोनों तो P&L के आइटम्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग, ये तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है नहीं, इसको छोड़ के 75 होना चाहिए। तो अब मैंने कैलकुलेटर चलाया और 90 लाख का 75 करा, यहां पे लिख लेता हूं मैं, ये आया 67,50,000। अब ये जो फिगर्स हैं ये टैली नहीं हो रही, 3 लाख का डिफरेंस है, ये है डेप्रिसिएशन। बेटा देखो ना क्या कह रहा है, 25% ग्रॉस प्रॉफिट है आफ्टर कंसीडरिंग डेप्रिसिएशन एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डेप्रिसिएशन इनका मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होगा, कॉस्ट में ले रखा है, ट्रेडिंग में ले रखा है, हमको इनकी पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई इनको ये नहीं सिखाना डेप्रिसिएशन P&L में जाएगा। सर डेप्रिसिएशन ट्रेडिंग में भी जा सकता है अगर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। यस 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 ओके, तो 3 लाख रुपया ये निकाल लिया, लेकिन बेटा एक बात बताओ, इस फिगर को निकाल के करोगे क्या यार? टू बी इग्नोर्ड। व्हाई? बिकॉज ऑफ कैश कॉस्ट। लो तो सर जी ये सारी कवायद, ये सारी एक्सरसाइज, ये करा ये करा ये करा ये निकाला, इज यूजलेस। बच्चों टाइम खराब करने का फंडा है क्वेश्चन में, घुमा रहा है वो आपको, हम नहीं घूमेंगे, घूमने का नहीं सर, बातों में आने का नहीं, क्वेश्चन बुलाता है मगर जाने का नहीं। ओहो तो क्या करने का सर? WC एस्टिमेशन करने का ना। कैसे करें सर? देखो बेटा, स्टॉक, पहले रॉ मटेरियल का पीरियड ढूंढो। सर मेरे को दिखता है 2 months फिनिश गुड एंड 1 month रॉ मटेरियल, ये रही फिगर, एनुअल अमाउंट है, इसका 1 month कर दो, इसका 1 month कर दो, कुछ मत पढ़ो चक्कर में, यूनिट नहीं है तो हमें चाहिए भी नहीं, इससे को मरो। WIP उसने का इग्नोर कर दो, फिनिश गुड 2 महीने की बोल रहा भाई,
2 महीने की बोल रहा भाई। बेटा फिनिश गुड्स में ये लोगे, ये लोगे, ये लोगे, ये नहीं लेना क्योंकि कैश कॉस्ट, ठीक है, और ये भी नहीं लेना। सर एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एक्सपेंस स्टॉक के वैल्यूएशन में नहीं जोड़ते हैं, AS2 भी मना करता है, नहीं जोड़ते, मतलब नहीं जोड़ते यार। तो क्या करूं सर? बेटा जोड़ो, 22 50 18 24 कितना हुआ? 6450 इंटू 2/12 तो 10,75,000 ठीक हो गई? यस सर। अब डेटर्स तो सेल्स पे निकालेंगे, लेकिन ये तो सेल्स है, इस पे नहीं करेंगे, काय पे करेंगे? कैश कॉस्ट। तो बेटा कैश कॉस्ट कितनी है? सर जी ये 6450 है टोटल, 1 2 3। 6450 में आप जोड़िए 6 लाख, फिर आप जोड़िए सेलिंग 12 लाख, डेटर्स में सारी जुड़ेगा 8250। अब देखिए कुछ कैश सेल भी है का, तो कैश बैलेंस है, वर्किंग है, ग्रॉस प्रॉफिट है, नहीं कैश सेल नहीं है, 3 मंथ उधार है, सो 3/12 करने का इट इज 20,62,500 बराबर। अब देखिए एक आइटम को क्वेश्चन प्रीपेड करके ले गया और वो है सेल्स प्रमोशन। ये सर इसमें अमाउंट 12 लाख है, क्वार्टरली इन एडवांस है, तो एक क्वार्टर का एडवांस हो गया भाई साहब, तो 12 लाख इंटू 3/12 3 लाख, ये मेरा एडवांस हो गया। एडवांस एसेट में लूंगा, लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग ही लेते अपन। ओके सर। कैश क्वेश्चन कह रहा है कि 2.5 लाख है, ये दे रखा उसने, तो भाई साहब करंट एसेट तो हो गए। भाई साहब 2 बार देख लिया करो, कुछ छूट तो न आराम से नहीं छूट रहा सर जी, कोई टेंशन नहीं। अब आओ करंट लाइबिलिटीज पे। सर जी करंट या करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहला आइटम चलता है क्रेडिटर्स। तो जो क्रेडिटर्स है वो रॉ मटेरियल पे होते हैं और सप्लायर 1.5 मंथ का क्रेडिट दे रहे हैं, तो 2250 का पूरे साल का रॉ मटेरियल, 1.5 मंथ का क्रेडिट है। सो इट इज 281,250। और बताओ सर, देखना पड़ेगा और क्या है। फिर बेटा वेजेस 1 मंथ इन एरियर है, आउटस्टैंडिंग वेजेस 18 लाख का अमाउंट है, 1 मंथ इन एरियर है, सो 150। आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग, और भाई साहब 2 लाख की तो अमाउंट ही दी है, उसने कहा 2 लाख आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, इस फिगर से इंटू 1/12 कर दो। ब्रैकेट में लिखा था ना कैश एक्सपेंस 1 मंथ इन एरियर, कैश एक्सपेंस 1 मंथ इन एरियर, तो 1 महीने का था, इसी से तो रिवर्स करके फिगर निकाली थी, तो अब इससे निकालोगे तो यही तो आएगा। फिर एडमिनिस्ट्रेशन, आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, बेटा वहां दोबारा लिखा है पेड 1 मंथ इन एरियर, नहीं भी लिखा होता तो भी हो जाता, क्योंकि पहले पॉइंट में लिखा था कैश एक्सपेंसेस आर पेड 1 मंथ इन एरियर। तो कैश एक्सपेंस तो देखो ये मैन्युफैक्चरिंग भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, और ये भी है सेल्स प्रमोशन। हालांकि इसमें वो एडवांस कह दिया, बट इसको भी हमें 1 मंथ इन एरियर करना है, वो लिख भी रहा है, रिपीट लिख रहा है, पहले पॉइंट में उसने लिख तो दिया था, तो जरूरी नहीं कि दोबारा से लिखे। शरीफ क्वेश्चन है, दोबारा से लिख दिया उसने भाई। करंट लाइबिलिटी हो गई बेटा, पहले इसको जोड़ो, 281,250 150 2,50,000 681,250 माइनस करंट एसेट, सो इट इज 319,3750 WC। मार्जिन 5%, कुछ किस पे रखना है नहीं कह रहा, तो सीधे सीधे जो फिगर है बेटा उसके ऊपर हमको 5% करना पड़ेगा, और हम 5% करेंगे 159,688।
सो 33, 53, 438, 33, 53, 438, ओके, ये है आंसर। तो बच्चों, मैंने आपसे कहा था 5 मिनट लगेंगे, मुझे ज़्यादा लग गया क्योंकि मैं समझा भी रहा था। बट आप देखो, अगर हम फटाफट करते हैं तो पहले हमें ये फिगर एक बार लिखनी थी, रॉ मटेरियल, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग, इसमें धोखा था, एडमिनिस्ट्रेशन सैलरी, डेप्रिसिएशन निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको निकाल के भी दिखाया बच्चों। फिर मैंने आपसे ये भी कहा यार इग्नोर करना पड़ेगा, तो व्हाट इज द नीड। क्वेश्चन एक फिगर हाइड करी हुई है, छुपा रखा है, हाइड एंड सीक खेलना है, पर ऐसी चीज छुपाई जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है, तो हम क्यों ढूंढे बे, टाइम क्यों खराब करें अपना के एग्जाम में हमको फालतू टाइम होगा। भाई सब जानलेवा पेपर आता है एफएम का, ये लंबा पेपर, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। भाई साहब इकोनॉमिक्स और फिनेंस और है इसमें, जिस पेपर में 2 सब्जेक्ट हैं वो तो वैसे ही लेंथी हो गया, क्योंकि माइंड का सेटअप चेंज करना पड़ता है मेरे को। एफएम से मैं इको पे शिफ्ट करूंगा तो माइंड का सेटअप चेंज करना पड़ेगा सर, वो भी एक टेंशन है ना, तो टाइम नहीं होता हम पे। सो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड बढ़ेगी, एग्जाम में फटाफट करके आओगे, फटाफट करोगे फटाफट नंबर मिलेंगे, फटाफट सीए बनोगे। तो भाई साहब एक बार ये लिखो, रॉ मटेरियल, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग, हो गया, लिख लिया। अब देखो 1 मंथ का रॉ मटेरियल आ गई फिगर, 2 मंथ का फिनिश गुड आ गई फिगर, डेटर्स 3 मंथ्स, सेल्स ये एडवांस, ये कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था बेटा, हार्डली 5 मिनट्स, ओके। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज 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 मार्क दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। 6 अब आप करोगे, 7 मैंने आपको करा दिया बच्चों, 8 ऐसा ही लग रहा है, 9th भी इसी पर बेस्ड है, 10th वापस नॉर्मल पे आ गया। तो बच्चों आज आप करेंगे क्वेश्चन नंबर, सर जी 11 भी दे दूं बेटा, 1 मिनट, हाँ ठीक है, 11 तक हो जाएगा, 11 भी ऐसा ही है। तो अब आपका होमवर्क है अप टू क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। कोई डाउट्स आएंगे आप मुझे बताएंगे, मैं कराऊंगा। 12th डिफरेंट है, 12th अलग है, तो वो मैं आपको कराऊंगा। आप 11 तक पहले कर लीजिए, फिर बात करेंगे। तो आज इतना ही बेटा, बाकी कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।